हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत आज हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पहले भी 9वीं और 8वीं कक्षा में समास के बारे में पढ़े होंगे। आज समास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर कहते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। सामासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द है, सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जिसे हम कारक भी कहते हैं, विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र राज्य पुत्र है। आप इससे भी पहले वो पढ़े होंगे। इस तरह से रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का पुत्र राज्य पुत्र। ठीक उसी प्रकार आइए अब समास विग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के शब्दों में जो संबंध स्पष्ट करना होता है, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद हम देखने जाते हैं। सबसे पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। दूसरे जो पद को जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जो है पूर्व पद है, जल जो है उत्तर पद है। इस प्रकार से समास विग्रह के बारे में भी हमने जाना है। समास के बारे में भी हमने जाना। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण है। वही समास के 6 भेद जो है हम देखने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद हमने नाम जाना है। अब इसके बाद में एक एक के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों का परसर्ग हट जाते हैं, उन्हें ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश का वासी, देशवासी, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, राजा का कुमार, राजकुमार, शरण में आगत, शरणागत, दान में वीर, दानवीर, आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार से इस समास में बीच के जो उपसर्ग जो है, बीच में जो परसर्ग जो लगे हुए हैं, कारक चिन्ह जो लगे हुए हैं, वो कारक चिन्ह हट जाते हैं। इस प्रकार हम तत्पुरुष समास को कारक चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद हैं।
आइए हम उसे भी देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष कर्म कारक की विभक्ति का लोप है, इसलिए माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। गहन चुंबी, गहन को चूमने वाला, गहन चुंबी। करण तत्पुरुष समास, इसमें स्वरचित अपने द्वारा रचित, अकाल पीड़ित, ये अकाल से पीड़ित, इसमें करण तत्पुरुष है, करण कारक विभक्ति से है, के द्वारा का लोप होता है, इसलिए ये करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से संप्रदान के लिए, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, और अपादान तत्पुरुष समास के लिए देश से निकाला, देश निकाला, गुण से हीन, गुणहीन। इस प्रकार से संप्रदान और अपादान तत्पुरुष समास हमने देखा है। अब आइए संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास देखते हैं। सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक। पराधीन, पर के आदिम, पराधीन, ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष समास। नीति में कुशल, नीति कुशल। शरण में आगत, शरण में आगत, शरणागत। स्कूटर पर सवार, स्कूटर सवार। इन सभी समासों में दोनों शब्दों के बीच आने वाले सभी परसर्ग लोप हो जाते हैं। अब आगे आइए अव्ययभाव समास। अव्ययभाव का मतलब तो आप समझते हैं, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है, उसी को ही हम अव्यय कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका सामसिक पद अव्यय होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कई बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति भी अव्यय बनते हैं तथा इन्हें भी अव्ययभाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय पद समास ही माने जाते हैं। इस प्रकार यह हमने अव्ययभाव समास को देखा है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। यथा नियम, यथा नियम के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। अजन्मा, इसमें पहला पद जो आ है जन्म से लेकर। बेनाम, बे प्लस बिना नाम के, बेनाम। प्रत्येक मास, प्रतिमास। बिना डर के, निडर। इस प्रकार से अव्ययभाव समास को हमने देखा है। आगे आइए कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नीला है जो कमल, नील कमल। महान है जो आत्मा, महात्मा। खाली है जो मिर्च, काली मिर्च। महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय। बुरी है जो बुद्धि, कुबुद्धि। इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास को देखा है। कर्मधारय समास के अंतर्गत विशेषण विशेषी के साथ में जुड़ करके भी इसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेष जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे ही यहाँ पर विशेष्य कहा गया है। विशेषण खाली, लाल, ये जो विशेषण है। विशेष्य बिल्ली और फूल, ये जो है विशेष्य है। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य के भी कर्मधारय समास होते हैं। इस समास के मुख्य रूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पूर्व पद मतलब पहला पद जो है विशेषण, उत्तर पद जो है
विशेष्य होता है। जैसे पीता, पीत है जो अंबर, पीतांबर। पीला है जो अंबर, पीतांबर। नीला है कंठ, नीलकंठ। उसी प्रकार श्वेत है अंबर, श्वेतांबर। इस प्रकार से इसमें विशेषण विशेष्य भी हमें देखने को मिलता है। पूर्व पहला पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण, समस्त पद विशेष्य और विशेषण समग्र है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक उसी प्रकार से विशेषण उपपद अर्थात दोनों, जहां दोनों पद विशेषण होते हैं। कैसे श्याम सुंदर, श्याम और सुंदर है जो श्याम सुंदर। शीत और उष्ण है जो शीतोष्ण। इस प्रकार भी कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य हमें देखने को मिलता है। उपमेय और उपमान भी कर्मधारय समास के अंदर आता है। उसका रूप हम देखने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे ही हम उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे संसार रूपी सागर, ये संसार उपमान है, सागर उपमेय है। मृग के समान लोचन, मृग उपमान और लोचन जो है उपमेय। प्राणों के समान प्रिय, प्राणों उपमान है, प्रिय जो है इसमें उपमेय है। इसलिए ये उपमान और उपमेय कर्मधारय समास भी हमने देख लिया है। इसलिए उपमान और उपमेय के साथ में कर्मधारय का प्रयोग भी किया जाता है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। ये द्विगु समास है। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह दोनों हम देख रहे हैं। चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार नवरात्रि। इसी प्रकार से कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि। दोपहर, दो पहरों का समाहार दोपहर। इसी प्रकार जो है हमने ये समास देखा है। आगे जो है द्वंद्व समास देखने जा रहे हैं। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और तथा या अथवा एवं जैसे शब्दों का प्रयोग हो। कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। आइए हम उसका विशेषण भी देखते हैं। जल और वायु, जल वायु। भूख और प्यास, भूख प्यास। जैसे इसको जो है पहले बताया गया था, जिस समास में दोनों पदों का प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो, विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और तथा यह शब्द का जहां पर प्रयोग किया जाता है ऐसे जगह पर ही द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। धर्माधर्म मतलब धर्म या अधर्म। राजा और रंग, राजा रंग। इस प्रकार से हम भी द्वंद्व समास के उदाहरण देखा है। अब आगे आइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान होता हो अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो। विग्रह के अंत में वाला
समास होता है। बहुब्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। आइए उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। जैसे पहले हमने देखा है दश है आनंद जिसके, किसको हम पुकारते हैं? रावण को दशानन के नाम से हम अभिहित करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश को याद किया जाता है। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, उसको तिरंगा मतलब हमारा राष्ट्र ध्वज। इस प्रकार से हमने बहुब्रीहि समास को पढ़ा है। अब आइए संधि और समास में कुछ एक अंतर है, उसको भी हम देख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है। मतलब जब वहां पर मेल को संधि कहा जाता है, यहाँ पर संक्षिप्तीकरण को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ये भी आपको जानना जरूरी है। आगे आइए अभी कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपसर्ग उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत का मतलब विशेषण है, अंबर का मतलब होता है विशेषण। ये कर्मधारय समास है। पीत है अंबर जिसके, मतलब विष्णु भगवान को यहाँ पर याद किया जाता है। ये बहुब्रीहि समास है। जैसे और एक सिंपल उदाहरण भी मैं आपको दूं, महात्मा, महान है आत्मा, महान आत्मा महात्मा, कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा जिसकी, अर्थात ये बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में भी हम अंतर जो है समझ सकते हैं। अब आइए द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद उसका विशेष्य। परंतु बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज, ये द्विगु समास है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे 12 सिंगा, 12 है सिंगों का समूह, 12 सिंगा, ये द्विगु समूह है, द्विगु समास है। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, ये एक जानवर है, इसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इस प्रकार से समास को भी हमने जाना है। समास के साथ साथ में जो है संधि और समास में अंतर क्या है ये भी हमने जाना है, और साथ साथ कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर और द्विगु समास बहुब्रीहि समास में अंतर ये भी जान लिया है। तो इसको जानने से हमें शब्द किस प्रकार से प्रकट होते हैं और समास किस प्रकार होता है, संधि किस प्रकार होता है, ये तो हमने जान लिया। इसलिए जान करके, इस समास को जान करके आप अपने भाषा कौशल को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ऐसे समास को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, बार बार चिंतन मनन करेंगे। ऐसी मनोभावनाओं के साथ में मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।